अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं फरहान यूसुफ और आप तमाम स्टूडेंट्स को मोस्ट वेलकम करता हूं आज के आपके इस लेक्चर में। भाई मैंने आप लोगों के लिए एक पोस्ट की थी जो कि मैंने अर्ली मॉर्निंग में पोस्ट की थी और उस पोस्ट का मतन क्या था बेसिक तौर पे वो ये था कि आप लोगों का जो कल एक टेस्ट हुआ है 25 एमसीक्यूज का, उसकी मैंने सॉल्व आंसर की अपलोड कर दी है। एक बात, ठीक है। दूसरी बात ये कि कल मैंने आप लोगों के लिए एक पोस्ट की थी जिसमें मैंने आप लोगों से पूछा था कि हम सेकेंड ईयर का जो कंटेंट है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। सो उसमें आप जानते हैं कि दो पोर्शंस होते हैं, एक इनऑर्गेनिक पोर्शन होता है, एक ऑर्गेनिक पोर्शन होता है। सो इनऑर्गेनिक पोर्शन हम करें पहले या ऑर्गेनिक करें, इससे मुतालिक आप लोगों की मैंने वोटिंग वहीं पर ले ली थी भाई, ठीक है। और उस पर आप लोगों के जो रिस्पॉन्स आए उसमें 16 लोग कहते हैं कि भी हम पहले इनऑर्गेनिक करके फिर हम जाएं टुवर्ड्स ऑर्गेनिक, और 10 लोग कहते हैं कि पहले हमें ऑर्गेनिक करनी चाहिए फिर हम इनऑर्गेनिक पे जाएं। तो चूंकि वोट, क्योंकि अब कहते हैं ना जमहूरियत है भाई, ठीक है। सो उसकी बेस पर हम करेंगे ये कि इनऑर्गेनिक को पहले करेंगे और फिर जाएंगे टुवर्ड्स ऑर्गेनिक। आज मैंने आप लोगों से एक और चीज पूछनी है, और वो क्या पूछनी है भाई? वो ये पूछनी है कि आप लोगों ने जो इनऑर्गेनिक पोर्शन पढ़ना है उसमें आपको पता है कि भाई सिंपल सिंपल सिलेक्टिव टाइप के जो हमारे टॉपिक्स हैं जिसमें से आपने जो है पढ़ना है इनऑर्गेनिक पोर्शन में। तो क्यों ना हम जो है जो पहले मेथड हमने इस्तेमाल किया था जिसमें मैंने कुछ आपके लिए स्लाइड्स प्रिपेयर की थी, उन स्लाइड्स की बेस पर अगर हम जो है इसको गो थ्रू करें, क्योंकि आप जानते हैं कि भाई वो डायरेक्ट इंफॉर्मेशन है यार उसमें इनऑर्गेनिक पोर्शन में, जैसे कि एटॉमिक साइज है, आयनाइजेशन एनर्जी है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है, ठीक है, इस तरह की बातें इनऑर्गेनिक पोर्शन के अंदर। सो अगर आप लोग एग्री करेंगे तो हम ये कर सकते हैं कि इनऑर्गेनिक पोर्शन को अर्ली थोड़ा जल्दी जल्दी करने के लिए ना उसके मैं नोट्स पे मतलब नोट्स की फॉर्म के अंदर स्लाइड्स प्रिपेयर कर लूंगा। वो की पॉइंट्स होंगे आप लोगों के लिए भी अपलोड हो जाएंगे, आप लोगों को भी सहूलत हो जाएगी कि आप लोग जो है उनको डाउनलोड करें और उसके बाद उससे रीड आउट कर लें, और इसके साथ साथ हम स्लाइड्स के थ्रू जो है पढ़ लेंगे। बाकी जो उससे रेलेवेंट जो भी एमसीक्यू होंगे वो हम व्हाइट बोर्ड पे कर लेंगे। सो आप लोगों ने बताना है, इस वक्त तो आप लोग नहीं बताएंगे नो स्लाइड्स और नो स्लाइड्स का बिल्कुल एग्री और नो एग्री मतलब वाला कंटेंट यहां पे मतलब चल रहा है आप लोगों का। सो मैं आप लोगों के लिए उसके लिए सेपरेट पोस्ट करूंगा, ठीक है। उस पर आपने मुझे बताना है कि आप लोग एग्री हैं कि स्लाइड्स के साथ करें या फिर आप चाहते हैं कि हम व्हाइट बोर्ड के थ्रू ही उसको भी जो है लेके चलें। ये आपने उस जो है पोस्ट में बताना है, जैसे कि कल रात आपने मुझे अपनी एक पोस्ट पे बता दिया था कि हम इनऑर्गेनिक पहले करना चाहते हैं, ठीक है भाई। अच्छा, आज हमने करना क्या था? आज हमने सिंपली जो कल कैटेलाइज पढ़ा, मतलब कैटेलाइसिस मतलब प्रोसेस जो हमने देखा, कैटेलाइज जो है कैटेलाइसिस प्रोसेस जो है उसमें मुतालिक इंफॉर्मेशन गैदर की, उससे आगे हमने चलना है। और आगे हम कहाँ चलने वाले हैं भाई? उससे आगे हम कुछ एंजाइम्स की बात करेंगे, कुछ जो है हमारे पास जो कैटेलाइसिस प्रोसेस है, ठीक है, उसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, इनकी बात करेंगे, ठीक है। और इसके साथ साथ आज हमने वो जो न्यूमेरिकल बेस आप चाह रहे थे, अस्मा गुल चाह रही थी कि भाई न्यूमेरिकल बेस हाफ लाइफ जो हमारे पास है, हाफ लाइफ पीरियड, उसके कुछ न्यूमेरिकल बेस एमसीक्यूज किए जाएं, और इसके साथ साथ रेट ऑफ फ्रिक्शन फाइंड आउट करने के कुछ न्यूमेरिकल बेस एमसीक्यूज किए जाएं। इन तमाम चीजों को आज कोशिश करनी है कि हम आज समराइज कर पाए, नहीं तो मैक्सिमम ये होगा कि हम कल का हाफ लेक्चर भी इसी पे लगा देंगे, ठीक है, ताकि हमारा ये काम जो है वो आसानी से मतलब आसानी से मतलब ये है कि आप लोगों की समझ में आते हुए कंप्लीट हो जाए। सो पार्ट 1 कंप्लीट हो जाएगी, फिर हम मूव करेंगे टुवर्ड्स पार्ट 2। अभी सिटी प्लीज मेरे क्वेश्चन का आंसर कर दें। नहीं, मेरा क्वेश्चन क्या है आपका, जरा मुझे आपने बताना है, क्योंकि मैं पहले आप लोगों को भाषण दे रहा था, अब मैं आपके क्वेश्चन सुन रहा हूं ताकि मैं आपके क्वेश्चन का आंसर भी दे पाऊं। और जल्दी से बताना है क्योंकि 8 मिनट्स ऑलरेडी हम कंज्यूम कर चुके हैं अपने लेक्चर के, कुछ भी नहीं पढ़ा हमने, ठीक है। जल्दी से बताना है आपने, जल्दी जल्दी बताना है आपने कि क्या क्वेश्चन था सर, कौन सा पोर्शन शॉर्ट है? ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक बड़ा शॉर्ट है भाई, बहुत शॉर्ट क्वेश्चन मतलब अपने पोर्शन है, सिलेक्टिव टॉपिक्स हैं उसके अंदर, सारा नहीं करना। वैसे भी 6 चैप्टर्स हैं तो उसमें भी हमने कुछ सिलेक्टिव टॉपिक्स ही करने अकॉर्डिंग टू यूएचएस सिलेबस। जल्दी से बता दें भाई, हमरा आपके क्वेश्चन का आंसर मतलब इंतजार कर रहा हूं, नहीं तो हम स्टार्ट करें लेक्चर। भाई वोटिंग दोबारा से कैसे करवा सकता हूँ भाई? वो वोटिंग जो है ना आपके सामने हुई थी, तो अब जो होगी है सो हो गई है, ठीक है। और तुझी आप कह रही हैं थर्ड एमसीक्यू मेंशन करें कि कौन सा वाला है? आप चाहते हैं कि मैं आपको थर्ड एमसीक्यू जो कल हमने एक टेस्ट दिया था उस वाला दूं आपको, यानी वो आपको एक्सप्लेन कौन सा कह रही हैं? बताना है सर, मैसेंजर भी देख लें, ठीक है भी, मैसेंजर भी देख लेते हैं, इजी भी है इनऑर्गेनिक। अभी क्वेश्चन बताओ यार, मैं क्वेश्चन का आंसर कर रहा हूं, हमरा की और क्वेश्चन नहीं आ रहा यहाँ पे, पता नहीं क्या कर रहे हो भाई, कहाँ गई हमरा, जल्दी बताएं।
अच्छा देखो, हमने आज कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करनी है, गो थ्रू करेंगे जल्दी जल्दी और आगे चलेंगे। के ई और पोटेंशियल एनर्जी का इनवर्स रिलेशन है। भाई निम्रा, देखो मेरी बात सुनो। हम यहां पर जो बात करते हैं ना, हमने एक्टिवेशन एनर्जी पढ़ी हुई है, ई ए, ठीक है, इट स्टैंड्स फॉर एक्टिवेशन एनर्जी, ठीक है। और हमने ये बात पढ़ी हुई है कि एक्टिवेशन एनर्जी की बात करते हैं तो उसमें जो हमारे पास एनर्जी, ठीक है, जिसको हम इनकाउंट कर रहे होते हैं, वो पोटेंशियल एनर्जी होती है। और हम ये बात कहते हैं कि रेट ऑफ फ्रिक्शन का इसके साथ क्या रिलेशनशिप है। 3 एमसीक्यू ऑप्शंस वर सेम, थर्ड एमसीक्यू ऑप्शन वर सेम, तुझे ये कैसे हो सकता है? आपके लिए जो मैंने आंसर की अपलोड की इसको जरूर देखिएगा। सर मैंने तो कोई क्वेश्चन नहीं पूछा। भाई क्या करते हो आप लोग, ठीक है। आपने शायद ये बात पढ़ी हुई है, मैंने आपको कल भी मतलब परसों भी एक चीज एक्सप्लेन की थी कि एक्टिवेशन एनर्जी की जहां तक बात करते हैं, इट इज ऑलवेज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ फ्रिक्शन। व्हाई इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ फ्रिक्शन? हमने एक ग्राफ प्लॉट किया था, इवन के जो आप लोगों का जो है मैंने आज आंसर की जो आप लोगों के लिए अपलोड की है सॉल्व फॉर्म के अंदर, उसमें भी मैंने एक ग्राफ आप लोगों को दिया हुआ है एक क्वेश्चन के आंसर में, जिसमें कि शायद आप लोगों ने वो देखा होगा कि जो है ना एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए, एक्सोथर्मिक टाइप ऑफ रिएक्शन के लिए मैंने इस तरह का कोई ग्राफ प्लॉट किया हुआ है। देखो ये बेसिक तौर पे हमारे पास क्या होता है, ये एक्टिवेशन एनर्जी होती है, या हम ये बात कहते हैं कि ये जो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनेगा ना हमारे पास, ठीक है, उसके बनने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर होती है, ये हमारे पास रिएक्टेंट्स हैं, ये कुछ प्रोडक्ट्स हमारे पास बनते हैं, ठीक है। और मैंने थोड़ा सा डिफरेंस रखा हुआ है, इट मींस कि ये प्रोडक्ट की एनर्जी कम है, लेसर है, तो इट्स डिपिक्ट द एक्सोथर्मिक प्रोसेस, ठीक है। तो ये एक प्रोसेस हमारे पास होगा, ठीक है। अब मैं आपसे ही बात कह रहा हूं कि एक्टिवेशन एनर्जी रेट ऑफ फ्रिक्शन के इनवर्सली रिलेटेड क्यों है। रीजन सिर्फ और सिर्फ ये है कि जितना आप यहां पर एनर्जी गैप बढ़ाते जाएंगे, रिएक्टेंट्स को इस पोटेंशियल बैरियर को क्रॉस करना है, तभी वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा। जितना ज्यादा ये पोटेंशियल बैरियर बढ़ता जाएगा, ठीक है, उतना ही हम कहते हैं कि रेट ऑफ फ्रिक्शन स्लोअर होगा। रीजन क्या है कि लेस अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट हमारे पास होंगे कि जो इस पोटेंशियल बैरियर को क्रॉस कर पाएंगे, इतनी एनर्जी कंटेन करते होंगे, तो इसलिए हम कहेंगे कि रेट ऑफ फ्रिक्शन थोड़ा होगा, ठीक है। अब अगर ये हम बैरियर जो है वो स्मॉलर कर देते हैं, लेसर कर देते हैं, तो फिर क्या होगा? अल्टीमेटली हम ये बात कहते हैं कि भाई हमारे जब ये एक्टिवेशन एनर्जी कम होगी, सो मोर रिएक्टेंट्स विल हैव दैट अमाउंट ऑफ एनर्जी एंड दैट हैव एबिलिटी टू क्रॉस दैट पोटेंशियल बैरियर, सो दे विल कन्वर्ट इटसेल्फ इनटू द प्रोडक्ट वन, ठीक है। सो रेट ऑफ फ्रिक्शन क्या हो जाएगा? एनहांस हो जाएगा, बढ़ जाएगा। सो रेट ऑफ फ्रिक्शन इज इंस्टेंटेनियस चेंज, क्या है यहां पर? रेट ऑफ फ्रिक्शन इज इंस्टेंटेनियस चेंज इन कंसंट्रेशन। एक्सप्लेन प्लीज सर जी, यहां से पर एवरेज क्यों रही है? देखो निम्रा, एक तो क्वेश्चन आपका जो है वो ये देखो, अभी तक हम टॉपिक नहीं पढ़ रहे, तो कोई टॉपिक अभी हमने डिस्कस नहीं किया, स्टार्ट नहीं किया, सिर्फ पॉइंट एक्सप्लेन कर रहा था। जो क्वेश्चंस यहां पर आ रहे थे सिर्फ उनका एक्सप्लेन कर रहा था। मैंने अभी कल के टेस्ट की बात भी नहीं की है, सिर्फ पॉइंट क्लियर कर रहा हूं। जो कंफ्यूजन आपको आ रही है सिर्फ वो देख रहा हूं, ठीक है। अभी मैंने कोई बात नहीं की अभी तक, ठीक है, उस हवाले से भी। सो क्वेश्चन एक और आया है निम्रा का, और बड़ा इंटरेस्टिंग सा है, जरा देख लें मेरे क्वेश्चन का। यही 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 क्या लिखा हुआ है ये? अच्छा, रेट ऑफ फ्रिक्शन इज इंस्टेंटेनियस चेंज इन कंसंट्रेशन। एक्सप्लेन प्लीज सर जी, ठीक है। देखो मैं आपको तरह बता दूं कि रेट ऑफ फ्रिक्शन को आप लोग लिखते हैं किस तरीके से? आप लोग लिखते हैं इट इज इक्वल टू चेंज इन कंसंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन टाइम। यही बात आप कहते हैं ना अभी कि निम्रा के रेट ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है? इट इज इक्वल टू चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन टाइम, ये आप कहते हैं ना। तो देखो किसी स्पेसिफिक अगर आप बात करते हो लम्हे पे, अगर आप रेट ऑफ फ्रिक्शन निकालते हो किसी स्पेसिफिक जो है, हम कहते हैं कि भाई लेट्स सपोज एक रिएक्शन लगाया हुआ है, 5 सेकंड बाद, 7-10 सेकंड के बाद मैंने एक रिएक्शन चैम्बर में से सैंपल लिया, और सैंपल लेके उसमें कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट हमने फाइंड आउट कर ली, ठीक है। अब देखो जरा, ये जो हम स्पेसिफिक किसी टाइम के ऊपर एक जो है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट फाइंड आउट कर रहे हैं, यानी हम देखना चाह रहे हैं कि विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन टाइम, चेंज इन कंसंट्रेशन क्या है? ये है रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है। सो ये इंस्टेंटेनियस चेंज इन कंसंट्रेशन होगा ना भाई। कंसंट्रेशन में कोई ना कोई तो फर्क आएगा जब हम रिएक्शन करवा रहे हैं, रिएक्टेंट्स कन्वर्ट कर रहे हैं अपने आप को प्रोडक्ट में, फाइनल प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो कुछ ना कुछ तो चेंज इन कंसंट्रेशन होगी, ठीक है। सो भाई कोई और क्वेश्चन नहीं, टेस्ट डिस्कशन नहीं चल रही है। सो अब आप लोग अगर इजाजत देते हैं तो हम अपना टॉपिक पे आ जाते हैं, जो कि हमारे पास आज टॉपिक जो एक्सप्लेन करना है बेसिक तौर पे वो है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्या कैटालाइसिस, ठीक है जी। हम ये डिस्क्राइब करेंगे, जल्दी से आ जाते हैं इस टॉपिक पे, ठीक है।
सो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैटालाइसिस हम पढ़ेंगे। ठीक है, अब इसको हमने पढ़ना है, इसको हमने डिस्क्राइब करना है कि है क्या बेसिक तौर पे। ठीक है सर, मुझे सॉल्ट टेस्ट क्लियर हो गया था, बिल्कुल सही है भाई। अच्छा देखो, इस वक्त हम पहला पॉइंट पढ़ने लगे हैं, इफेक्टिवनेस ऑफ कैटालिस्ट। ये फर्स्ट पॉइंट है, इफेक्टिवनेस ऑफ कैटालिस्ट। इसके मुतालिक मैं आप लोगों को थोड़ा सा डिस्क्राइब कर देता हूं। इफेक्टिवनेस ऑफ कैटालिस्ट, ये मतलब क्या होता है, इसका क्या मतलब है। ठीक है, इफेक्टिवनेस ऑफ कैटालिस्ट की हम बात करेंगे। अच्छा भी ठीक हो गया रिमशा, आपसे मैंने पूछ लिया हुआ था ना। ठीक है, वो पोस्ट पे अगर आपको लगता है कि हमें डिस्कस करना चाहिए तो उस पर क्वेश्चन पुट करें, उस पर लिखें कि भी हमने टेस्ट डिस्कशन करनी, ताकि मैं आप लोगों को टेस्ट डिस्कस कर सकूं। ठीक है, अच्छा देखो, मैं आपको जरा थोड़ा सा बता दूं कि जहां तक कैटलिस्ट की बात है और इफेक्टिवनेस ऑफ कैटलिस्ट की बात है, तो शायद आपने ये बात पढ़ी होगी कि जब भी हम किसी कैटलिस्ट का इस्तेमाल करते हैं, और मोस्ट प्रोबेबली तौर पर हमारे पास जो कैटलिस्ट ज्यादातर रिएक्शंस में जो इस्तेमाल होता है, वैसे तो डिफरेंट फिजिकल स्टेट्स हो सकती हैं। अगर ग्राउंड जो सॉलिड स्टेट ऑफ मैटर के अंदर हमारे पास कोई कैटलिस्ट है, तो हम उसको ग्राउंड कर लेते हैं, उसको पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं, जस्ट टू इंक्रीज इट्स सरफेस एरिया। ठीक है, ताकि वो मोर एक्सपोज हो सके टू रिएक्टेंट्स। ठीक है, और वो रिएक्टेंट्स को हेल्प कर सके कि वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो सके। तो हम कहते हैं कि जो कैटलिस्ट हमारे पास होते हैं, ठीक है, वो इन फाइन पाउडर फॉर्म, ठीक है, इफेक्टिव होते हैं। फाइनली डिवाइडेड कैटलिस्ट आर मोर इफेक्टिव। व्हाई? बिकॉज देयर सरफेस एरिया विल ऑलवेज इंक्रीजेस। ठीक है, हम ये बात कहते हैं कि रेक्टेंट्स के पास ज्यादा स्पेस होती है, ज्यादा आप कह सकते हैं प्रोबेबिलिटी होती है, ज्यादा चांस होता है कि वो कैटलिस्ट के साथ क्या करे भी, अकोमोडेट हो, उसके करीब आए। ठीक है, और वो अपने आप को कन्वर्ट कर सके इनटू द फाइनल वन। ठीक है, तो हम यहां लिख लेते हैं इसके वाले से। ठीक है, कि आप फाइनली डिवाइडेड, ये पॉइंट फाइट कर लेते हैं, डिवाइडेड कैटलिस्ट is more effective why it is more effective? Because its surface area are so enhanced कि यहां पर चांसेस टू क्या कहते हैं, इन कोलाइड विद द कैटल रिएक्टेंट्स, ठीक है, टू मेक देम टू कन्वर्ट देम इनटू प्रोडक्ट ज्यादा होता है। ठीक है जी, ये पहला पॉइंट कैरेक्टरिस्टिक है। बातें नहीं करनी यार, आप लोगों ने अगर बातें करनी है तो वाकई मुझे बता दें, ताकि मैं आपको ओपन सेशन दे दूं कि भी आप लोग बातें कर सकें। अगर पढ़ना है तो पूरी तरीके से पढ़ना है। ठीक है, बातें नहीं करनी आप लोगों ने। ठीक है, सेकेंड है इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट ऑन इक्विलिब्रियम। सेकेंड पॉइंट है इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट ऑन इक्विलिब्रियम। अब इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब यह है, देखो, चूंकि हम ये बात जानते हैं कि हमेशा कैटलिस्ट जो है ये क्या करता है, स्पीड ऑफ फ्रिक्शन को इनहांस करता है, ये रिएक्शन को स्पीड अप करता है। ठीक है, रिएक्शन को स्पीड अप करेगा तो फिर क्या होगा कि अगर जो किसी एक रिवर्सिबल टाइप ऑफ प्रोसेस में इक्विलिब्रियम 1 घंटे बाद जाके डेवलप होना था, तो ये जो हमारे पास सिंपल कैटलिस्ट है, इट विल एनहांस द स्पीड ऑफ फ्रिक्शन बाय ब्रिंगिंग द पोटेंशियल बैरियर और एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ द रिएक्टेंट लेसर। ठीक है, हम कहते हैं कम कर देगा उसको। ठीक है, सो इससे क्या होगा कि फिर देयर इज अ चांस, देयर इज कहते हैं मोर चांस कि मोर एंड मोर रिएक्टेंट्स अपने आप को कंज्यूम करते हुए प्रोडक्ट में कन्वर्ट करें। तो हम कहते हैं कि हमारे पास इक्विलिब्रियम जो है वो अर्लियर गेन हो सकता है, अर्लियर गेन हो जाएगा। हम सिर्फ ये कहते हैं कि कैटलिस्ट जो है वो क्या करेगा, इक्विलिब्रियम को अर्लियर गेन करवाएगा, लेकिन देयर इज नो इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट, ठीक है, ऑन इक्विलिब्रियम कंडीशन एज वेल एज ऑन केसी वैल्यू। ठीक है, यहां लिख लेते हैं, बाय कैटलिस्ट इक्विलिब्रियम will gain early and यहां लिख लेते हैं एंड नहीं, बट देयर विल बी नो इफेक्ट ऑन केसी। केसी पे कोई खास फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है,
केसी जो है इस पे कोई फर्क नहीं पड़ता। लोअर द एक्टिवेशन एनर्जी मोर रैपिडली द इक्विलिब्रियम विल अटेन। एग्जैक्टली, बिल्कुल, क्योंकि हमने ये बात पढ़ी हुई है, ठीक है। हम ये बात कहते हैं कि भाई अगर जो कैटलिस्ट का इस्तेमाल करते हो तो ये करता क्या है कि भाई ये एक्टिवेशन एनर्जी को लोअर कर देता है। सो अगर एक्टिवेशन एनर्जी कम होती है तो फिर हम कहते हैं कि मोर एंड मोर रिएक्टेंट्स हैव सफिशिएंट एनर्जी टू क्रॉस दैट पोटेंशियल बैरियर, ठीक है। एक्टिवेशन एनर्जी गेन करना आसान हो जाएगा तो जल्दी से रिएक्टेंट जो है वो कंज्यूम होंगे और अपने आप को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करेंगे, ठीक हो गया। अच्छा, इसके बाद फिर हम कहते हैं फिजिबिलिटी ऑफ रिएक्शन एंड कैटालाइसिस। ये हमारे पास नेक्स्ट थर्ड पॉइंट, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा वर्बली भी एक्सप्लेन करता हूं कि इसका मतलब सिंपली तौर पे क्या हो सकता है। फिजिबिलिटी ऑफ अ रिएक्शन, सिंपल सी बातें, भी मुश्किल कोई बात नहीं है आज के लेक्चर में, ठीक है। फिजिबिलिटी ऑफ अ रिएक्शन एंड कैटालाइसिस, ठीक है। अब देखो जरा, इसको हम इस पे जरा गौर कर लेते हैं, ठीक है। इसका मतलब सिंपली तौर पे क्या होता है। कैटलिस्ट कैन नॉट स्टार्ट अ रिएक्शन विच इज नॉट अ थर्मोडायनामिकली फिजिबल, ठीक है। इट इज नाउ कंसीडर दैट अ कैटलिस्ट कैन इनिशिएट अ रिएक्शन, ठीक है जी। देखो मेरी जरा थोड़ी सी इस बात पे गौर करना है आप लोगों ने। कैटलिस्ट इन एम्बेडेड, ठीक है, फॉर्म, इसका क्या मतलब है। और कैटलिस्ट इज नॉट कंज्यूम्ड इन द रिएक्शन एंड रिकवर केमिकली अनचेंज। बिल्कुल सही कहा आपने। हीरा, कौन सा पॉइंट रिपीट करना है ये मुझे आपने बताना है। कामिल, इसका मतलब सिंपली तौर पे ये होता है, लेट सपोज मैं अगर इसकी नहीं इस डस्टर की एग्जांपल से आप लोगों को ये बात समझा सकूं तो इसका मतलब सिंपली तौर पे क्या होगा। जैसे आप लोगों ने यार वो जो मोज़ेक मॉडल आपने देखा होगा जो सेल वाल का होता है, आई थिंक मेरे ख्याल से, क्योंकि आप लोगों ने तो बेटर वे में बायोलॉजी पढ़ी हुई है, मैंने बायोलॉजी नहीं पढ़ी हुई, ठीक है। सो मोज़ेक मॉडल में आपने देखा होगा वो एम्बेडेड फॉर्म के अंदर होते हैं। जैसे ये देख लो यार, इस वक्त ये रस्टर जो है इसमें ये जो आपके पास है ना पिन है, ठीक है, ये एम्बेड है इसके अंदर, इसमें जुड़ी हुई है, लगी हुई है, ठीक है। सो ये हम कहते हैं ये एम्बेडेड फॉर्म के अंदर है। और कैटलिस्ट इज एम्बेडेड फॉर्म, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है, ठीक हो गया। मैंने भी पूछा था सर से आके एक दफा, क्या पूछा था भाई आपने, सिर्फ फर्स्ट पॉइंट रिपीट कर देंगे। फर्स्ट पॉइंट तो बड़ा ही आसान है यार। मैंने आपसे कहा था कि अगर आप लोग जो है सॉलिड फॉर्म ऑफ जो है ना क्या कहते हैं सॉलिड फॉर्म ऑफ कैटलिस्ट का इस्तेमाल करते हैं तो सॉलिड फॉर्म ऑफ कैटलिस्ट को अगर आप फाइनली डिवाइड कर देंगे इनटू पाउडर फॉर्म, ठीक है, तो उसका सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाएगा। सरफेस एरिया इंक्रीज होने से क्या होगा, देयर इज मोर पॉसिबिलिटी एंड प्रोबेबिलिटी कि आप उसको इस्तेमाल करते हुए उसके थ्रू जो है ना रिएक्शन को इन्हांस कर सको, उसकी स्पीड को इन्हांस कर सको, उसको बढ़ा सको, ठीक है, उसकी स्पीड को बढ़ा लो, ठीक है। सो हम कहते हैं कि फाइनली डिवाइडेड कैटलिस्ट इज मोर इफेक्टिव देन सॉलिड, ठीक है। और हम कहते हैं कि लार्जर साइज कैटलिस्ट, ठीक हो गया ना। यहां तक समझ आ गई आप लोगों को, क्लियर हो चुका है। यहां तक कोई कंफ्यूजन तो नहीं है आप लोगों को। सर जी आप मेरे क्वेश्चन का आंसर नहीं दे रहे। भाई निम्रा, आपकी क्वेश्चन का कौन सा क्वेश्चन रह गया जिसका मैंने आंसर नहीं दिया, मुझे बता दें ताकि मैं उस क्वेश्चन का भी आपको आंसर कर दूं। भी जल्दी बताना है आपने निम्रा, शाबाश, ठीक है। अच्छा, सो फिजिबिलिटी की हम बात कर रहे थे कि कैटालाइसिस यानी फिजिबिलिटी ऑफ रिएक्शन एंड कैटालाइसिस की हम बात कर रहे थे। मैं आपसे ये बात कह रहा था कि भाई जब भी आप किसी रिएक्शन की बात करते हैं तो रिएक्शन जो है जो थर्मोडायनामिकली तौर पे फिजिबल ना हो। अब इसका मतलब सिंपली तौर पे क्या होता है, मैं आपसे ये बात कह रहा था कि देखो हम ये बात जानते हैं ना, लेट्स सपोज हम सिंपल वाटर फॉर्मेशन की बात कर लेते हैं। तो वाटर फॉर्मेशन किससे होती है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस के मिलाने से, ठीक है। अगर हम हाइड्रोजन ऑक्सीजन गैस को एट रूम टेम्परेचर जो है वो मिक्सअप कर भी दें, ठीक है, डाल भी दें कंटेनर में जिसके तहत हम कहें भी ये रिएक्शन करेगा और वाटर बनाएगा, सिंपल ऐसा नहीं है, ठीक है। वाटर फॉर्मेशन के लिए समहाउ कुछ कंडीशंस रिक्वायर होती हैं। अगर आपने कंडीशंस को अटेन नहीं करवाया तो वो प्रोसेस नहीं होगा, हाइड्रोजन ऑक्सीजन का मिलना और उससे वाटर बनना, ऐसा प्रोसेस नहीं होगा, ठीक हो गया। तो हम कहते हैं कि कोई ना हर एक रिएक्शन की समहाउ कुछ ना कुछ कंडीशंस होती हैं, कुछ टेम्परेचर कंडीशन होती हैं जो कि हमें देना पड़ती हैं, तभी वो रिएक्शन कंप्लीट आउट होता है, रिएक्टेंट्स कन्वर्ट होते हैं इनटू प्रोडक्ट, ठीक है। तो अगर थर्मोडायनामिकली तौर पे कोई एक रिएक्शन फिजिबल नहीं है, यानी कि रूम टेम्परेचर पे लेट सपोज एक रिएक्शन होना ही नहीं है, तो जितना मर्जी आप कैटलिस्ट का इस्तेमाल कर लो, ठीक है, वो रिएक्शन उस तरीके से नहीं हो पाएगा जो हम कह रहे हैं कि होना चाहिए, ठीक है जी। हाँ अभी ठीक है ना। तो आप लोग ये बात कहते हो कि जो है ना रिएक्शन फिजिबल अगर नहीं है थर्मोडायनामिकली तौर पे तो वो नहीं होगा, कैटलिस्ट का उस पर खास फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है। So reaction
एंड होगा तो कैटलिस्ट बाकी रह जाएगा। बिल्कुल सही कहा आपने। ये पॉइंट समझ आया आप लोगों को? रिकवर हो जाएगा विदाउट चेंज, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप लोग, ठीक है। अच्छा, इस तरीके से हम कहते हैं स्पेसिफिसिटी ऑफ अ रिएक्शन, यानी कि हम कहते हैं ना कि ऑफ अ कैटलिस्ट, यानी हम कहते हैं कि कैटलिस्ट जो हैं, ठीक है, उनकी एक स्पेसिफिसिटी होती है, यानी कि वो एक स्पेसिफिक रिएक्शन के लिए ही एज अ कैटलिस्ट के तौर पे इस्तेमाल हो सकते हैं, ठीक है। हर तरह के कैटलिस्ट को आप हर एक रिएक्शन में इंसर्ट नहीं कर सकते। जैसे कि आप लोग जानते हैं हाइड्रोजनेशन के लिए आप लोग प्लाटिनम करते हैं, प्लाटिनम यूज करते हैं या निकल यूज करते हैं। सो आप लोग इनको हाइड्रोजनेशन प्रोसेस के लिए इस्तेमाल करेंगे तो ये फिजिबल हैं, आसानी से इस्तेमाल हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन अगर यही कैटलिस्ट आप इस्तेमाल करते हो किसी दूसरे प्रोसेस में, ठीक है, तो उस तरह की एक्टिविटी या इफेक्टिवनेस ये प्रोवाइड नहीं करेंगे आप लोगों को, ठीक है। सो कैटलिस्ट जो है वो एक स्पेसिफिक रिएक्शन के लिए होता है और इसी को कैटलाइज करता है। जैसे कि हम जो है अगर डिकम्पोजिशन ऑफ सिंपल फॉर्मिक एसिड की बात करते हैं तो वो एल्यूमिनियम ऑक्साइड की इंतहा जो है वो हो सकती है पॉसिबल, जिसके थ्रू हमारे पास बनता है कार्बन मोनोऑक्साइड और वाटर, ठीक है। लेकिन अगर मैं कॉपर का इस्तेमाल करता हूं एज अ कैटलिस्ट के तौर पे तो यही रिएक्शन जो है वो अच्छा पॉइंट लिख दूं फिजिबिलिटी का, मैं भी कामिल लिख देता हूं, अभी कोई मसला नहीं है, ठीक है। और अगर यही रिएक्शन हम करवाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ कॉपर, यानी कि फॉर्मिक एसिड जो है जो उसको हम ब्रेक करते हैं, सो कॉपर की मौजूदगी में ही हाइड्रोजन गैस और कार्बन डाइऑक्साइड आएगा। लेकिन दो डिफरेंट कैटलिस्ट की मौजूदगी में डिफरेंट प्रोडक्ट्स की फॉर्मेशन हो रही है, ठीक है। तो हम ये बात कहते हैं कि हर एक जो कैटलिस्ट हमारे पास होता है उसकी उसकी जो है स्पेसिफिसिटी होती है, यानी कि वो हर तरह के रिएक्शन के लिए जो है अपनी जो कहते हैं ना कि भाई इफेक्टिवनेस उस तरीके से जो है वो शो नहीं करता। फिजिबिलिटी की जहां तक मैंने बात की थी, मैंने आपसे कहा था कि द रिएक्शंस which are not visible thermodynamically will not affect by catalyst, ठीक है। कैटलिस्ट से कोई खास फर्क नहीं पड़ने वाला, कोई, ठीक है, कोई खास नहीं फर्क पड़ेगा, ठीक है। इज कैटलिस्ट टेम्परेचर डिपेंडेंट? कैटलिस्ट जो है वो एनवायरनमेंट पे डिपेंड कर रहा होता है, यानी पॉसिबिलिटी, बिल्कुल सही कहा रमीज आपने। इट्स फिजिबिलिटी एंड फिजिबिलिटी मींस पॉसिबिलिटी, पॉसिबिलिटी का मतलब कि रिएक्शन होगा या नहीं होगा, ठीक है। सो अगर थर्मोडायनामिक के तौर पे यानी कि रूम टेम्परेचर पे कोई रिएक्शन नहीं होने वाला तो उसका कोई खास इफेक्ट नहीं होगा, कैटलिस्ट के इस्तेमाल करने से कोई खास उस पर इफेक्ट नहीं होने वाला। यहां तक बताएं, कोई कंफ्यूजन, कोई मसला यहां तक है तो बता दें, नहीं तो फिर हम आगे जल्दी 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 बताएं यहां तक कोई मसला है तो, नहीं तो हम आगे चलेंगे। यहां तक बताएं, फिर हमने इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर डिस्कस करना है ऑन कैटलिस्ट और फिर हम आगे चलेंगे। जल्दी बताना है आप लोगों ने, इंजाइम को भी आज ही हमने पढ़ना है, आपको पता है। जल्दी जल्दी बताएं कोई पॉइंट यहां तक रिवाइज करने वाला जो आपके चाहते हैं कि करें, क्योंकि अभी तक हमने कोई एमसीक्यू भी नहीं किया हुआ। तो जल्दी बता दो। कौन सा थर्ड पॉइंट रिपीट करना है भाई? सर ओनली ट्रांजिशन एलिमेंट आर यूज्ड एज अ कैटलिस्ट। अच्छा निम्रा, मैंने आपके क्वेश्चन का जो है आंसर नहीं कर पाया, वो बहुत लेंथी है, उसको पढ़ने में टाइम लगेगा और वो ऊपर चला गया, तो मुझे वापस करें ताकि मैं आपको करूं। एम्बेडेड कैटलिस्ट हमरा मैंने बताया था, जैसे ये मेरे पास एक डस्टर है, इसमें मैंने पिन यहाँ पे घुसाई हुई है, ठीक है, इंसर्ट की हुई है, सो इट्स कॉल्ड एम्बेडेड फॉर्म, ठीक है। तो जब कैटलिस्ट रिकवर होगा तो उसकी पावर सेम रहेगी या कम हो जाएगी? अगर आप ये बात कहते हैं कि इट विल बी इनफेक्टेड, ठीक है, केमिकली इनफेक्टेड, ठीक है, वो मतलब उस पर कोई खास फर्क नहीं पड़ा, ठीक है, रिएक्शन के अंदर उसने टेक पार्ट भी नहीं लिया हुआ, तो फिर वो जाहिर सी बात है उसकी इफेक्टिवनेस काम करनी चाहिए। आज टाइम बहुत स्लो लग रहा है भाई, हाँ बिल्कुल टाइम स्लो लग रहा है, ठीक है। अच्छा, थर्ड पॉइंट की जहां तक बात है फिजिबिलिटी ऑफ रिएक्शन की हम बात कर रहे थे, मैंने आपसे कहा था कि जो टेम्परेचर रिएक्शन एक रूम टेम्परेचर पर नहीं हो पा रहा, ठीक है, सो कैटलिस्ट जो है कभी भी उसको इनिशिएट नहीं करवाएगा, ठीक है। यानी हम कहते हैं कि कैटलिस्ट का जो इफेक्ट है, ठीक है, इस तरह के रिएक्शंस जिनमें कि हम कहते हैं थर्मोडायनामिक के तौर पे जो पॉसिबल नहीं होते, इन पे खास कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। सिर्फ मैंने ये कहा सर काइंडली आप जनरल कॉन्सेप्ट्स की बजाय टॉपिक की वो बातें करें जो आपके ख्याल से बच्चों को पता होनी चाहिए। बुक में
एज सच मेंशन ना हो, ठीक है। मैं आपको जरा थोड़ा सा रमीज बता दूं कि प्रॉब्लम पता है क्या है, मैं उन बातों पे जाऊंगा ना तो फिर देखो अभी भी क्वेश्चंस इसी से रिलेटेड ही आ रहे हैं, ठीक है। सो ये भी बातें रह जाएंगी, वो बातें भी नहीं पिक कर पाएंगे, ठीक है। मुझे पता है ना भाई, जिस तरह के स्टूडेंट्स होते हैं उस तरह से पढ़ाया जाता है, ठीक है। सो हर एक लेवल को टच करना पड़ता है, ठीक है। एंजाइम्स ऑफ कैटलिस्ट में क्या फर्क, क्या लिखा हुआ है, क्या फर्क मींस एंजाइम्स तो हम बायो में यूज करते हैं, कैटलिस्ट केमिस्ट्री में फर्क, भाई देखो वही बातें यहाँ पे भी हमने रिपीट करनी है। फिजिबिलिटी वाला देखो मैंने आपको बता दिया कि वो रिएक्शन जो रूम टेम्परेचर पे नहीं होने जा रहा, ठीक है, उसको कैटलिस्ट आप डाल भी दें तो उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ने वाला। रिएक्शन जो है कभी भी इनिशिएट नहीं होगा थ्रू अ कैटलिस्ट, ठीक है। अच्छा, कैटलिस्ट एम्बेडेड होता है किस चीज में है, ठीक है। देखो मैं आपको जरा थोड़ा सा क्लैरिफाई कर दूं कि हम कभी कभी ना कैटलिस्ट के लिए सपोर्ट का इस्तेमाल करते हैं, ये हमारी सपोर्ट है, ठीक है। इस सपोर्ट का मतलब है कि भी हमने कोई रिएक्शन मीडियम इस्तेमाल किया हुआ है, ठीक है, उस पर हम एम्बेडेड फॉर्म में कैटलिस्ट लगा देते हैं ताकि रिएक्टेंट्स जो हैं वो आए, ठीक है, उस सरफेस पे ठहरें, ठीक है, स्टे करें और अपने आप को रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में कन्वर्ट करके चले जाएं, ठीक हो गया। इफेक्टिव रोल ऑफ कैटलिस्ट, सम कैटलिस्ट आर अल्टर्ड बाय चेंज, हाँ वो जाहिर सी बात है फिजिकली तौर पे चेंज हो सकते हैं लेकिन केमिकली तौर पे इतना खास फर्क नहीं पड़ता। हाँ भाई ठीक है, ऑल एंजाइम्स आर कैटलिस्ट बट ऑल कैटलिस्ट आर नॉट एंजाइम्स, बिल्कुल ठीक है, क्योंकि इसलिए कि भाई कैटलिस्ट जो है हम उसी तौर पे हम यूज करते हैं, टर्म यूज करते हैं फॉर क्या कहेंगे भी केमिकल बेस्ड सब्सटेंसेस के ऊपर जो कि हम कहते हैं कि बायोसिलेटेड ना हो, जो हमारे पास क्या कहते हैं ना लाइफ के तहत, ये हम कह सकते हैं या ये भी कह सकते हैं कि जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के इनसाइड मौजूद प्रोसेस हो रहे हैं, रिएक्शंस हो रहे हैं, उनको जो कैटलिस्ट कैटलाइज कर रहे हैं वो इंजाइम्स कहलाते हैं। तो सारे कैटलिस्ट नहीं हो सकते इंजाइम्स, ठीक है, बिल्कुल सही कहा आपने। ये तो इंडिकेट है ना जनरल कॉन्सेप्ट्स, बिल्कुल जनरल कॉन्सेप्ट्स, जनरल कॉन्सेप्ट्स, जनरल कॉन्सेप्ट, ठीक हो गया, ये देर हो चुका है, हम आगे मूव करेंगे, जल्दी जल्दी करते हैं यार, हमने बहुत टाइम इस पर सर्व कर लिया है और मैं सारा कुछ लिखवा रहा हूं तो इसलिए भी जो है प्रॉब्लम हो रहा है। सो आगे चलेंगे, नेक्स्ट मूव करेंगे जल्दी से। अच्छा, तो अब इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर की जल्दी से बात कर लेते हैं, जल्दी से जो है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर की बात कर लेते हैं। जहां तक इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर की बात है, ये फोर्थ पॉइंट हम कह सकते हैं कि हो सकता है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। जहां तक इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर की बात है तो जाहिर सी बात है टेम्परेचर इफेक्ट करेगा, ठीक है। जो हम कहते हैं कि कैटलिस्ट है, ठीक है, उसकी इफेक्टिवनेस के ऊपर जो हम कहते हैं कि भाई हम कहते हैं कि टेम्परेचर समहाउ थोड़ा बहुत जो है वो क्या करता है, इफेक्ट करता है, ठीक हो गया। और हम ये बात कहते हैं कि जहाँ तक टेम्परेचर की बात है तो टेम्परेचर जो है, ठीक है, वो सपोर्ट जरूर करता है। आप ये बात जानते हैं यार, टेम्परेचर की इंक्रीजमेंट से क्या होता है, नंबर ऑफ कोलिजन्स बढ़ जाती हैं, ठीक है, किसी भी सब्सटेंस में मौजूद पार्टिकल्स की, ठीक है। और जब पार्टिकल्स की नंबर ऑफ कोलिजन्स बढ़ती हैं तो वो क्यों बढ़ती हैं, क्योंकि उनकी एनर्जी जो है वो इजाफा उसमें होता है, ठीक है। सो हम ये बात कहते हैं कि हमारे पास चूंकि नंबर ऑफ कोलिजन्स बढ़ जाती हैं, सो उससे कुछ ना कुछ रेट ऑफ फ्रिक्शन पे तो जो है वो फर्क पड़ेगा ही पड़ेगा, ठीक है। हम अगर बात करते हैं कि इस चीज़ की फिजिकली तौर पे, जैसे भी बात भी हो रही थी कि भी हमारे पास जो कैटलिस्ट होता है, ठीक है, उसकी फिजिकल नेचर जो है वो चेंज हो जाती है समहाउ, कुछ ना कुछ उसमें फर्क आता है, ठीक है। तो फिजिकली तौर पे तो वो चेंज हो सकता है लेकिन हमने कहा था कि वो केमिकल रिएक्शन में इन्वॉल्व डायरेक्टली तौर पे नहीं होता, सो उसकी केमिकल नेचर पे खास फर्क नहीं पड़ता, लेकिन थोड़ी बहुत पावर जो है वो रिड्यूस जरूर होती है, कम जो है वो होती है, ठीक है, डिक्रीज हो सकती है, ठीक है। में क्या हो रहा है, क्या डिस्कशन चल रही है, क्या बातें आप लोग कर रहे हैं, कुछ मुझे भी आप लोग बता दें ताकि मैं भी जो है वो सुन लूँ, ठीक है। क्या कह दिया दुआ ने भाई रमीज, फिजिकल केमिस्ट्री किधर बोर कर दिया है, लेक्चर लेना छोड़ दिया है, लेने छोड़ दिए थे। चले भी आपके लिए वो फिजिकल केमिस्ट्री खत्म होने वाली है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री आ रही है और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपको और मजीद बोर करेगी, फिर लास्ट में आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री समझाएंगे। सर मुझे अभी भी समझ नहीं आया कि इंजाम्स और कैटलिस्ट में क्या डिफरेंस है। अभी इंजाम्स हम पढ़ेंगे तो उसमें डिफरेंस आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है, मुझे लगता है मालूम, लेकिन चले अगर आप कहते हैं अभी बता दूं तो फिर ये हो सकता है तमाम के तमाम वो कैटलिस्ट, ठीक है, जो कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स में होने वाले रिएक्शन
लाइसिस के तौर पे कैटलिस्ट के तौर पे बिहेव करते हैं, इसको हम कहते हैं एंजाइम्स। और जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स या जो आप कह सकते हैं कि लिविंग ऑर्गेनिज्म से एसोसिएटेड रिएक्शंस हैं, उनकी अलावा की अगर हम बात करते हैं तो जो भी रिएक्शंस होते हैं नॉर्मली तौर पे हमारे पास, उनमें जो चीजें कैटलिस्ट के तौर पे इन्वॉल्व हो रही होती हैं उनको हम सिंपल कैटलिस्ट का नाम देते हैं। ठीक है, अगर कोई एक प्रोसेस लिविंग ऑर्गेनिजम्स के इनसाइड है जिसको हम बायोलॉजिकल रिएक्शन का नाम देते हैं, अगर कोई एक सब्सटेंस उसको कैटलाइज कर रहा है उसको एंजाइम कहेंगे। अगर कोई बायोलॉजिकल रिएक्शन नहीं है, ठीक है, तो इस तरह के रिएक्शंस के लिए जो भी सब्सटेंस हम वो एज अ कैटलिस्ट के तौर पे ही इन्वॉल्व होगा, वो कैटलिस्ट कहलाएगा। ठीक है भाई, यहां तक समझ आ गई है? आपने मुझे अभी तक लोड नहीं दिया। ओह शिट भाई, गिरा आपका तो लोड रह गया। ठीक है, चले भाई, ठीक है सर, प्लीज पढ़ाएं अब। ठीक है भी, पढ़ा लेते हैं आप लोगों को। क्वेश्चन का आपके आंसर दे रहा था मैं महानूर के। ठीक है, अच्छा भी, तो इस वक्त हम बात करते हैं कैटालिटिक पॉइजनिंग की। पॉइजनिंग की बात करेंगे जल्दी जल्दी में। अब इसका मतलब सिंपली तौर पे क्या होता है, ठीक है, अगर हम बात करते हैं कि भाई अगर हमारे पास रिएक्शन चैम्बर जो है, ठीक है, अगर उसके अंदर हमारे पास रिएक्टेंट्स के अलावा कोई इंप्योरिटी अगर मौजूद हो, ठीक है, इन केस के लेट सपोज हमारे पास एक रिएक्शन हो रहा था, ठीक है, उस रिएक्शन मिक्सचर के अंदर रिएक्टेंट्स के अलावा कोई अगर इंप्योरिटी वगैरह मौजूद है, सो मे पॉसिबल कि वो कैटलिस्ट की कैटालिटिक एक्टिविटी को डिक्रीज कर दे, जिसको हम कैटालिटिक पॉइजनिंग का नाम देते हैं। ठीक है, मैं आपसे ये बात कह रहा था कि देर इज अ पॉसिबिलिटी, देर इज अ चांस कि जब भी हम एक रिएक्शन करें, ठीक है, रिएक्शन चैम्बर में रिएक्टेंट्स हमने डाल दिए और कोई कैटालिस्ट हमने डाल दिया है, अब अगर उस कैटालिस्ट जो है उसके अलावा और इस रिएक्शन में मिक्सचर के अंदर मौजूद रिएक्टेंट्स हैं उनके अलावा अगर कोई इंप्योरिटी है, तो हम कहते हैं कि जो है ना वो इंप्योरिटी कर सकती है कि वो कैटलिस्ट की कैटालिटिक एक्टिविटी थी उसको डिक्रीज कर देगी। उससे क्या होगा, रिएक्शन की स्पीड जो है वो डिक्रीज होना शुरू हो जाएगी। इस प्रोसेस को हम कैटालिटिक पॉइजनिंग का नाम देते हैं। इट्स कॉल्ड कैटालिटिक पॉइजनिंग, इसको हम कहते हैं इट्स कॉल्ड कैटालिटिक पॉइजनिंग। ठीक हो गया। और लास्ट एग्जांपल, लास्ट पॉइंट जिसके बाद इस टॉपिक को जो कि हम पढ़ रहे थे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैटालाइसिस, ठीक है, इसको हम कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, और हम नेक्स्ट मूव कर जाएंगे, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलेंगे। ठीक है, वो यही है कि कैटालिटिक पॉइजनिंग की जहां तक बात है, ठीक है, तो हम ये बात देखते हैं यहां पर। अगर आप देखें, द प्रेजेंस ऑफ CO यानी कार्बन मोनोऑक्साइड एज एन इम्प्योरिटी विद हाइड्रोजन डिक्रीजेस द एक्टिविटी इन हेबर प्रोसेस, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ अमोनिया। ये एग्जांपल थी लास्ट जो कि हम देखते हैं। सर मुझे सर तो सर बोर्ड क्या लिख रहे हैं अपने? अच्छा, सो भाई ये आपसे मैं कह रहा था कि हेबर प्रोसेस आप जानते ही हैं, जिसमें कि हम नाइट्रोजन और का इस्तेमाल करते हैं और इसके थ्रू हमारे पास बनता है अमोनिया 2NH3। ठीक है, इस पे हम कहते हैं कि अगर हमारे पास कार्बन मोनोऑक्साइड एज इम्प्योरिटी हो, तो जो हम इसमें इस्तेमाल कर रहे होते हैं कैटलिस्ट, ठीक है, उनकी इफेक्टिवनेस कम हो जाती है और इलेक्ट्रोफ्रिक्शन कम हो जाएगा ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ दिस कह सकते हैं कि फोरिजन सब्सटेंस। ठीक है, और ये क्या कर रहा है, ये जो है उस कैटलिस्ट की इफेक्टिवनेस को डिक्रीज करते हुए रिएक्शन की स्पीड को डिक्रीज कर रहा है, तो इट्स कॉल्ड कैटालिटिक पॉइजनिंग। भाई ये हमारा जो टॉपिक था ये कंप्लीट हो चुका है। यहाँ तक आपने मुझसे कुछ पूछना हो आप मुझसे पूछ लें, नहीं तो हम आगे चलते हैं। और जल्दी से बताएं, एग्जाम को कवर करना है और फिर आप लोगों का आज का टेस्ट भी होने से काइंडली टेम्परेचर वाला पॉइंट लिख दें बोर्ड पे। ठीक है भाई, टेम्परेचर वाला पॉइंट, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर की बात कर रहे हो, सो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर की बात करते हुए हम ये बात कहते हैं, ये पॉइंट यहाँ पर इस वक्त आपके लिए राइट कर रहा हूँ। मैं ये आपसे कह रहा था, मोस्टली temperature increasement enhance the reaction rate। रिएक्शन रेट, ठीक है, बट देर इज नो
as such effect on catalyst. Catalyst may change its physical nature state. Its physical state. ठीक है, वो फिजिकल स्टेट चेंज कर सकता है। अभी मैंने पॉइजनिंग वाला जहां तक पॉइंट आपको बताया ना, मैंने आपसे कहा कि कैटेलिस्ट की जहां तक बात है, हम कहते हैं कि बाज़-औक़ात रिएक्शन के अंदर रिएक्टेंट्स के साथ साथ कोई इंप्योरिटी आ जाती है। इंप्योरिटी देखो ना, कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो किसी ना किसी तरह से किसी ना किसी फॉर्म के अंदर इस सेक्शन के अंदर आ सकती है, ठीक है भी, इन्वॉल्व हो सकती है। अगर जो कार्बन मोनोऑक्साइड की प्रेजेंस हो तो जो हमने कैटेलिस्ट इस्तेमाल किया है इसके अंदर इस हेबर प्रोसेस में, उसकी इफेक्टिवनेस कम हो जाएगी, और जब इफेक्टिवनेस कम हो जाएगी तो हम कहते हैं कि रिएक्शन जो है उसकी स्पीड डिक्रीज हो जाएगी, और जब डिक्रीजमेंट इन जो है वो क्या कहते हैं रेट हो तो इसको हम कहते हैं कैटालिटिक पॉइजनिंग। इसको हम कैटालिटिक पॉइजनिंग का नाम देते हैं, ठीक है। देखो बाय नेचर या आप कह सकते हैं कि एनवायरमेंट, क्योंकि हम देखें लेट्स सपोज बाज़-औक़ात रिएक्शन जो है वो ओपन एनवायरमेंट में कर रहे होते हैं, तो हमारी जो एयर है वो डायरेक्टली इनकनेक्ट हो रही होती है विद रिएक्शन मिक्सचर, ठीक है, तो उससे भी कुछ ना कुछ इंप्योरिटीज जो है उसमें आ सकती हैं। अभी बताएं, कोई मसला है तो बता दें, नहीं तो हम आगे चलेंगे। क्लियर मेंशन कीजिएगा अगर यहां तक आपको क्लियर है तो। बता दिया सारा कि कहां से आती हैं? जल्दी बताओ, जल्दी से, शाबाश भी। क्वेश्चंस करने तो कर लें, नहीं तो क्लियर लिखें, आपस में गप्पे नहीं मारने आप लोगों ने, ताकि मैं नेक्स्ट में जा सकूं। इंप्योरिटी ड्यूरिंग द रिएक्शन भी फॉर्म हो सकती है, बिल्कुल। कोई साइड में प्रोडक्ट बन रहा हो तो वो भी इफेक्ट कर सकता है। मोक टेस्ट की बात बाद में करेंगे, ठीक है। फिल वक्त मुझे बताओ कि हमने नेक्स्ट मूव करना है या नहीं करना इंजाम की तरफ। चलें भी आगे। सो नेक्स्ट हम मूव करते हैं टुवर्ड्स एंजाइम्स, तो जल्दी से उससे मुतालिक बात करके तो उसके बाद आप लोगों को ले जाऊंगा टुवर्ड्स टेस्ट, ठीक है, जो कि आज का टेस्ट है उसकी तरफ। एंजाइम्स की बात करते हैं। अब अगर हम एंजाइम्स की बात करते हैं तो ये हैं क्या? देखो मैंने आपको थोड़ी देर पहले भी बता दिया महानूर के क्वेश्चन करने पे कि एंजाइम्स और कैटलिस्ट में क्या फर्क होता है मेनली तौर पे। देखो अगर हम एंजाइम्स की बात करते हैं, हम कहते हैं कि भाई रिएक्शंस जो हैं वो रिएक्शंस के जो बायोलॉजिकल रिएक्शंस होते हैं। बायोलॉजिकल रिएक्शंस का मतलब क्या होता है कि वो टाइप ऑफ रिएक्शंस के जो किसी एक लिविंग ऑर्गेनिजम्स के इनसाइड बॉडी हो रहे होते हैं, ठीक है। इस तरह के रिएक्शंस को हम कहते हैं दे आर कॉल्ड एज बायोलॉजिकल रिएक्शंस, ठीक है। और बायोलॉजिकल रिएक्शंस में जो भी सब्सटेंस एज अ कैटलिस्ट के तौर पे इन्वॉल्व करता है अपने आप को, ठीक है, इसको हम कहते हैं इट्स कॉल्ड एंजाइम्स, ठीक है। इसको हम एंजाइम्स का नाम देते हैं। एंजाइम्स आर बायोकैटालिटिक, ठीक है, प्रोटीन्स व्हिच इंक्रीजेस द रेट ऑफ बायोलॉजिकल रिएक्शंस, बायोकेमिकल रिएक्शंस जिनको हम कहते हैं, ठीक है। ये सिंपल हमारे पास है जी, बिल्कुल मैंने मार्कर चेंज कर लिया हुआ है, ये अपग्रेडेड और ये बेटर जो है हम कहते हैं कि क्या कहते हैं हमारे पास ये मार्कर है, ठीक है। हम कहते हैं ये हमारे पास क्या है, एंजाइम्स आर बायोलॉजिकल सब्सटेंस biological substance that catalyze biochemical reactions। ठीक है, ये बायोकेमिकल रिएक्शंस जो हैं, ठीक है, इसको इसके अंदर एज अ कैटलिस्ट के तौर पे इन्वॉल्व होते हैं। तो जी हाउ में एंजाइम प्रेजेंट नहीं इन ह्यूमन, समझ भी आना आप क्वेश्चन की, जो ये वाला क्वेश्चन था इसकी समझ नहीं आई। विद हाई मॉलिक्यूलर वेट, अभी प्रोटीन्स हैं, ठीक है, वो हाई मॉलिक्यूलर वेट हमारे पास होगा, ठीक है जी। अच्छा जी, अब इससे आगे चलते हैं, मैं कुछ आप लोगों के साथ पॉइंट्स जो हैं वो डिस्कस कर लेता हूं रिलेटेड टू एंजाइम्स, ठीक है।
और अगर हम बात करते हैं एंजाइम्स की, तो फर्स्ट पॉइंट जो हम इस वक्त डिस्कस करने जा रहे हैं, ठीक है, अगर हम जो है बात करते हैं सब्सटेंस ऑन विच एन एंजाइम कैन अटैक इज कॉल्ड एज सबस्ट्रेट, इसका मतलब सिंपली तौर पे क्या होता है। देखो हमने अभी ये डिस्कस भी किया कि एंजाइम्स जो हैं दे आर बायोलॉजिकल क्या कहते हैं कैटलिस्ट, ठीक है, बायो कैटलिस्ट जिसको हम कहते हैं, ठीक है। तो हम ये बात कहते हैं कि अगर एक रिएक्शन हो रहा है, ठीक है, तो जाहिर सी बात है रिएक्शन के अंदर रिएक्टेंट्स की जो है वो कहते हैं जो रिएक्टेंट्स के कंज्यूम होना है उसके थ्रू प्रोडक्ट बनना है, ठीक है। तो इंसान ने डायरेक्टली तौर पे इफेक्ट तो करना है, ठीक है, हम कहते हैं कि अटैक तो करना है, ठीक है। सो जिस पे वो करेगा इसको हम सबस्ट्रेट कहते हैं। हाउ मेनी एंजाइम्स आर प्रेजेंट इन ह्यूमन बॉडी भी, ये तो बड़ा यार टिपिकल किस्म क्वेश्चन कर लिया। बायोलॉजी वाले स्टूडेंट्स बताओ तरह इनको क्या कहते हैं। हम लिखते हैं यहाँ पे कि द एंजाइम्स अटैक ऑन substance is called substrate। को हम सबस्ट्रेट का नाम देते हैं, यानी कि जो हमारे पास हम कहते हैं भाई एंजाइम्स यानी जिस जो है सब्सटेंस के ऊपर रिएक्टेंट के ऊपर अटैक करेगा, ठीक है, इसको हम सबस्ट्रेट का नाम देंगे। सबस्ट्रेट जो है बेसिक तौर पे हमारे पास कहलाएगा, ठीक है जी। अच्छा, और दूसरा ये कि देखो जैसे मैंने आपसे कहा कि एंजाइम जो है जिस सब्सटेंस के ऊपर अटैक करेगा उसको हम सबस्ट्रेट कहते हैं। दूसरा ये कि एंजाइम जिस साइड से, मैंने आपको शायद पहले भी ये बात कही थी, भाई वीडियो स्टक कर गई है, वीडियो स्टक कर गई है, वीडियो तो बिल्कुल ठीक जा रही है, आप लोगों को नहीं नजर आ रहा। अमाइलेस क्या क्या कर रहे हो भाई, आप लोग डिस्कशन आपस में कर रहे हो, अगर डिस्कशन कर रहे हो तो यार मुझे बता दो ताकि फिर मैं आप लोगों के लिए रुक जाऊं। आप लोग पहले डिस्कशन कंप्लीट करो फिर हम अपने लेक्चर को कंटिन्यू करें। भाई समझ आ रही है आप लोगों को, यहां तक दिखा भी कुछ है, मैंने कुछ जो पढ़ाया आप लोगों को वो आपने गेट भी कर ली है या नहीं किया, मुझे बताना है आप लोगों ने। वीडियो इज फाइन, गप्पे मार रहे हो आप लोग। भाई आप सबने पढ़ा हुआ है बायोलॉजी में, मुझसे ज़्यादा बेटर वे में आप लोग एग्जाम्स के मतलब जानते हो कि, लेकिन कोई बात नहीं यार, पूरा तो करना है इसको। भाई आपने बातें नहीं करनी है ना भाई, कुछ ना कुछ तो यहाँ पर जो है क्या कहते हैं तवज्जो दो, ताकि मुझे लगे कि मैं किसी को पढ़ा रहा हूँ। मैं खुद ही पढ़ रहा हूँ, खुद ही जो है मतलब क्या कहते हैं मैं पढ़ाई जा रहा हूँ, तो फर्क नहीं पड़ने वाला उससे, ठीक है। सो फर्स्ट पॉइंट मैंने राइट किया कि एंजाइम्स जो कि अटैक करते हैं जिस सब्सटेंस पे, इसको हम सबस्ट्रेट कहते हैं। और जैसे मैंने हमने बात पहले भी की थी कि इफेक्टिव कोलिजन का मतलब क्या होता है। इफेक्टिव कोलिजन मैंने आपको बताया था 2 पॉइंट्स होते हैं, या तो ये कि जो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी है जिसके थ्रू रिएक्टेंट अपने आप को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करते हैं, इसको हम इफेक्टिव कोलिजन कहते हैं, ठीक है। दूसरा मैंने कहा था कि राइट डायरेक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, दो रिएक्टेंट्स की आपस में एक दूसरे की तरफ अप्रोच करने के लिए राइट डायरेक्शन का होना भी बहुत जरूरी है। तो हम कहते हैं कि जिस साइड के थ्रू जो आपका एंजाइम है वो अटैक करता है ऑन सबस्ट्रेट, इसको हम कहते हैं एक्टिव साइट, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं, एक्टिव साइट का नाम देते हैं। द साइड थ्रू which an enzyme attack on substrate is called active site। Oh shit, is called active site, it's not, ठीक है भाई। सो इसको हम एक्टिव साइट कहते हैं, यानी एंजाइम जिस डायरेक्शन में जिस साइट के थ्रू अप्रोच करता है सबस्ट्रेट को, इसको हम उसकी एक्टिव साइट का
नाम देते हैं। ठीक है भाई, इस तरीके से जो है जैसे मैंने आपसे कहा कि भाई एक्टिव साइट की हमने बात की है। ठीक है, अभी थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस भी किया था कि कैटलिस्ट की बात करते हुए कि दे आर स्पेसिफिक, ठीक है, इन नेचर। सो एंजाइम्स आर आल्सो स्पेसिफिक इन नेचर। ठीक है, हम कहते हैं कि एक एंजाइम स्पेसिफिक जो है सबस्ट्रेट के लिए ही इस्तेमाल होगा, स्पेसिफिक रिएक्शन को ही कैटलाइज करवाएगा। हर एक रिएक्शन के अंदर एक ही तरह का एंजाइम इस्तेमाल नहीं होता। ठीक है, तो हम यहां लिख लेते हैं enzymes are also specific in nature। ठीक है, एंजाइम्स भी क्या होते हैं, वो स्पेसिफिक इन नेचर होते हैं, यानी कि स्पेसिफिक सबस्ट्रेट के लिए एक स्पेसिफिक एंजाइम का ही इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि हर तरह के एंजाइम को हम हर तरह के रिएक्शन के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते। अभी बताएं यहां तक कोई मसला है आप लोगों को तो पूछ ले। यहां तक कुछ पूछना है आप लोगों ने तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अच्छा, एक चीज मैं आपको और क्लेरिफाई कर दूं कि शायद आपने ये वर्ड पहले भी पढ़ा हुआ हो। ठीक है, क्योंकि आप लोगों ने बायोलॉजी में ये तमाम चीजें डिस्कस की हुई हैं। को इंसान का ये वर्ड आपने कहीं पढ़ा होगा। ठीक है, को इंजाम की आपने ये वर्ड पढ़ा होगा। ठीक है, मौसी तौर पे हम ये बात जानते भी, अभी बात भी की थी हमने कि ये जो इंजाम्स होते हैं चूंकि बायोलॉजिकल सब्सटेंस हैं, ये प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं। सो को इंजाम पार्ट कौन सा होता है, ये जो नॉन प्रोटेनिक पार्ट होता है। नॉन प्रोटीनियस पार्ट हम इसको कहते हैं। ठीक है, नॉन प्रोटीनियस पार्ट इसको हम कहते हैं। ठीक हो गया। और एक चीज मैं चाहूंगा कि जो कि मैं आप लोगों को बता दूं, ठीक है, जब भी हम किसी इंजाम की बात करते हैं जो उसका नेम है, ठीक है, वो ASE पर खत्म होगा। जैसे कि हम बात करते हैं इनवर्टेज, माल्टेज, ठीक है जी, जाइमेज, ठीक है जी। सो इस तरह के जो हमारे पास नेम है उसमें ASE के ऊपर हमारा जो इंजाम नेम है वो कंप्लीट होगा। ठीक हो गया, सेल्फिश एंजाइम्स भाई बड़ी बात है। ठीक है जी, ठीक हो गया, ये पॉइंट्स क्लियर हैं आप लोगों को। कोई मसला यहां तक है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, नहीं तो फिर हम डायरेक्टली तौर पे जाएंगे टेस्ट की तरफ, जो कि टेस्ट भी बड़ा आसान सा है, इससे रिलेटेड ही है। ठीक है, और उसके बाद आगे चलेंगे। ठीक है भाई, नॉन प्रोटीन पार्ट भी इसको हम कहते हैं, बिल्कुल सही, नॉन प्रोटीनियस पार्ट मैंने मेंशन किया हुआ है। ठीक है, यहां तक कोई पूछना है आपने तो पूछ लें, तो हम टेस्ट स्टार्ट करेंगे ताकि आप लोगों का टेस्ट हो सके, और फिर आप लोग उसको कुछ डिस्कस करना चाहते हो तो वो हम डिस्कस कर लें। जल्दी से बता दें। कल फिर हम ऐसे करते हैं कि हमारे पास इस वक्त ऑलमोस्ट 10 मिनट्स रिमेन है, तो कल हम जो है जो हमारा न्यूमेरिकल बेस पार्ट था वो हम कल डिस्कस करके, तो उसके बाद हम मूव करेंगे टुवर्ड्स द इनऑर्गेनिक पोर्शन। सो इनका टेस्ट स्टार्ट कर दें, टेस्ट इनका स्टार्ट कर दें ताकि ये लोग टेस्ट कर लें, और जब टेस्ट के बाद वापस आएंगे तो थोड़ा बहुत डिस्कस कर लेंगे अपने आज के टेस्ट को, और उसके बाद फिर हम अपना लेक्चर वाइंड अप करेंगे। तो सिंपल सी बातें थी भी, कोई मुश्किल वाली बात थी नहीं इसके अंदर। अभी टेस्ट आप लोगों को शो हुआ, जिन लोगों को टेस्ट डिस्प्ले नहीं हुआ उन्होंने करना ये था, पेज रिफ्रेश करना था और पेज के नीचे टेस्ट स्टार्ट होना था। अच्छा, एक चीज मैं भूल गया, सना के लिए एक इंस्ट्रक्शन थी, और मैं अब दे रहा हूँ जब टेस्ट कंप्लीट हो चुका है। ठीक है सना, टेस्ट की इंस्ट्रक्शन थी आपके लिए कि आपको ना बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि आपको ना सेकंड्स के अंदर जो है आपको टाइम ड्यूरेशन शो हो रहा होता है। ठीक है, और अगर आप जो है क्रोम ब्राउजर का इस्तेमाल करें ना तो फिर आपको एक्चुअल पूरा टाइम जो है वो मिलेगा आपको टेस्ट का। ठीक है, सो सना आपने वो करना है। भाई किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं, कोई इशू तो नहीं है? MCQ नंबर 1 अभी भी डिस्कस करना है, बड़ा आसान सा था टेस्ट यार आज तो। सबका टेस्ट फुल मार्क्स आए हैं टेस्ट में। अच्छा, द रेट ऑफ कैटलाइज, ठीक है, रिएक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ भाई प्रोडक्ट। भाई प्रोडक्ट की पर क्या डिपेंड करेगा, प्रोडक्ट पे तो खास कोई डिपेंड नहीं करता ना। हम जो है जो रिएक्शन की बात कर रहे होते हैं तो प्रोडक्ट पे कैसे डिपेंड करता है? MCQ में बताया ना 1, ठीक है, प्रोडक्ट पे तो डिपेंड नहीं करता। ठीक है, इस पे डिपेंड नहीं करता। वो समझ नहीं आया अभी, क्यों नहीं आया समझ आपको भाई वो वाला? RTM तहसीन मैंने आपको बताया कि प्रोडक्ट पे डिपेंड नहीं करता। ठीक है, क्लियर हो चुका है आप लोगों को यहाँ तक? हाँ भी हरीन, कोई मसला है तो बता दें जल्दी से, नहीं है तो क्लियर लिख दें। तो टेस्ट में मसला नहीं है, बिल्कुल मसला नहीं है। ठीक है, 3 सर जल्दी से डिस्कस करते हैं थर्ड वाला। मैं चाह रहा था कि जो पॉइंट्स मैंने मेंशन किए हुए हैं वो मैं आप लोगों को डिस्क्राइब कर देता।
अच्छा जी, विच स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट कैटलिस्ट, तो इसमें है कि इट इफेक्ट्स द स्पेसिफिक हीट कांस्टेंट, उस पर डिपेंड, मतलब उस पर कोई इफेक्ट नहीं करता, स्पेसिफिक हीट कांस्टेंट जो है उसकी वैल्यू इस पे डिपेंड नहीं करती, ठीक है, यानी जो कैटलिस्ट है, ठीक है, इस पे डिपेंड नहीं करती, ठीक हो गया। यानी ये मेंशन किया हुआ है कि विच स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट कैटलिस्ट, इट इफेक्ट्स स्पेसिफिक हीट कांस्टेंट, ठीक है, तो ये इफेक्ट क्रिएट नहीं करता, हीट कांस्टेंट स्पेसिफिक हीट कांस्टेंट के की वैल्यू पे ये इफेक्ट क्रिएट नहीं करेगा। हाँ जी, इंडिपेंडेंट ऑफ प्रोडक्ट, क्या वाली बात भाई, बता दें। एमसीक्यू नंबर 3 बता चुका हूं मैं, कैटलिस्ट कंसंट्रेशन इफेक्ट रेट, देखो मैं आपको बताता हूँ कौन से की बात कर रहे हो उस वक्त। रमीज, मुझे क्वेश्चन नंबर बताना आपने, ताकि मैं एग्जैक्टली वो ही बता सकूं। रेट ऑफ कैटलाइसिस रिएक्शन, अच्छा ये तो नहीं है, कौन से की बात कर रहा है वो भाई। रमीज, क्वेश्चन मेंशन करना है ताकि मैं आपके क्वेश्चन का आपको रिस्पांस दे सकूं, कौन से की बात कर रहे हैं आप। एमसीक्यू में 3 बता दिया ना मैंने आपको, ठीक है, थर्ड वन मैं आपको बता चुका हूं कि जो के है, ठीक है, के की बात करते हैं, स्पेसिफिक हीट कांस्टेंट की बात करते हैं, इसकी वैल्यू जो है कभी भी कैटलिस्ट से चेंज नहीं होती, कैटलिस्ट के इस्तेमाल से चेंज नहीं होती, ठीक है। अच्छा, सर फिर डिक्रीज कैसी करें, कैसे करेंगे 3 में, डिक्रीज कैसे करेंगे 3 में, मतलब समझ गए क्वेश्चन की। और फर्स्ट क्वेश्चन जो था मैंने इसमें बताया, द रेट ऑफ कैटलाइसिस रिएक्शन इज इंडिपेंडेंट टू द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। देखो मैं आपको बताता हूं, ये देखें जनाब, ये हमारा रिएक्टेंट है, ठीक है, इसको हम प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर रहे हैं। अब आप जानते हैं कि रेट ऑफ फ्रिक्शन किस पे डिपेंड करता है। रेट ऑफ फ्रिक्शन हम कहते हैं कि इट ऑलवेज डिपेंड्स अपॉन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक हो गया। अब ये तो हमारे पास रेट ऑफ फ्रिक्शन है। हम कैटलिस्ट की जहां तक बात करते हैं, कैटलिस्ट करता क्या है, कैटलिस्ट डायरेक्टली तौर पे आपके रिएक्टेंट्स के ऊपर इफेक्ट करता है ना, यानी कि उनकी जो पोटेंशियल बैरियर वैल्यू है या जो हमारे पास एक्टिवेशन एनर्जी है, ठीक है, उसको लोअर करते हुए उनको कन्वर्ट करता है इनटू प्रोडक्ट। तो क्या प्रोडक्ट पे कोई खास फर्क पड़ा, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन क्या मैटर करेगी इन केस ऑफ कैटलिस्ट, ठीक है, यानी कैटलिस्ट का इस्तेमाल कर रहे हैं, कैटलाइसिस प्रोसेस हो रहा है, तो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन फर्क नहीं पड़ता कोई, उसके यानी उसके ना उसकी जो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन है वो डायरेक्टली तौर पे कैटलाइसिस प्रोसेस पे इफेक्ट क्रिएट नहीं करेगी। कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट मैटर करती है, लेकिन साथ ही साथ ये आप ये चीज देखिएगा कि जो कैटलिस्ट है वो इसकी जो एक्टिवेशन एनर्जी इसको लोअर करता है, ठीक है। सो प्रोडक्ट पे खास फर्क नहीं, यानी प्रोडक्ट की जो अमाउंट है, जो उसकी प्रेजेंस है, उसका कोई खास फर्क नहीं है कैटलाइसिस प्रोसेस पे। जी, क्लियर हो गया। एमसीक्यू नंबर 4 कह रही है अस्का, चलें भी एमसीक्यू नंबर 4 देख लेते हैं जल्दी से। 4, फोर्थ वन है, को एंजाइम्स आर नॉन प्रोटीनियस पार्ट, अभी तो मैंने लिखा था यहाँ पर, इट्स नो नॉन प्रोटीनियस पार्ट, ठीक है, ये फोर्थ वन नॉन प्रोटीनियस पार्ट है। और सेकंड भी देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट एंजाइम कैटलाइसिस, तो उसमें हमने कहा था सारा कुछ होता है, देयर इज, ठीक है, दीज आर इन प्योर क्रिस्टलाइन स्टेट, ठीक है, ये सारा कुछ, द एक्टिविटी ऑफ द एंजाइम कैटलिस्ट, ठीक है, इज इनहिबिटेड बाय पॉइजन, ठीक है जी, एंजाइम्स कैटालिटिक रिएक्शंस हैव मैक्सिमम रेट, ये हमने सब कुछ देखा है, वो देखा हुआ है, डिस्कस किया हुआ है। कोई और कोई मसला, कोई कंफ्यूजन किसी भी क्वेश्चन के अंदर, नहीं तो हम आगे चलते हैं। लेकिन सिर्फ कैटलिस्ट की कंसंट्रेशन का भी तो फर्क पड़ता है, कैटलिस्ट की कंसंट्रेशन का फर्क पड़ सकता है, लेकिन प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन कभी भी कैटलाइसिस के ऊपर इफेक्ट क्रिएट नहीं करेगी, ये मैं बता रहा हूँ। मैं बोथ का ऑप्शन होना चाहिए था अभी, मतलब बोथ का ऑप्शन, देखो हम इनकरेक्ट की बात करें तो उसमें सिर्फ एक पॉइंट ही इनकरेक्ट है, मतलब कि हम कहते हैं प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता, ठीक है, बाकी चीजों पे डिपेंड करता है कैटलाइसिस, ठीक है जी। सर, को एंजाइम्स आर लूजली अटैच, नॉन प्रोटीनियस पार्ट है, नॉट प्रोटीनियस पार्ट, इट्स नॉन प्रोटीनियस पार्ट इसका, ठीक है। चलिए भाई, फिर अब आपसे जो है मुलाकात होगी कल ही। और सर, वन में कैटलिस्ट
क्यों नहीं, मतलब वन में कैटलिस्ट क्यों नहीं? देखो कैटलिस्ट की जहां तक बात है, हमने ये शायद अभी डिस्क्राइब भी कर आया कि कैटलिस्ट की इफेक्टिवनेस इंक्रीज होती है, ठीक है, व्हेन वी यूज कैटलिस्ट इन पाउडर फॉर्म, ठीक है, ताकि सरफेस एरिया बढ़ सके। तो कैटलिस्ट की अमाउंट अगर आप बढ़ाते हैं तो उसका डायरेक्टली इफेक्ट तो होगा, जाहिर सी बात है, ठीक है। रेक्टिन की कंसेंट्रेशन भी डिफाइन करती है, लेकिन पाउडर की कंसेंट्रेशन का इफेक्ट कैटलाइजर्स पे नहीं होता, ये सिर्फ हमने कहा था, ठीक है। तो कल मिलते हैं, ये पॉइंट्स मैंने राइट किए थे आप लोगों के लिए, चले ये कल वापस राइट करूंगा ताकि आप लोगों को ये चीजें समझा सकूं, और फिर हम जो है नेक्स्ट मूव करेंगे न्यूमेरिकल बेस, ठीक है जी, प्रॉब्लम्स जो कि हमें इस चैप्टर में से करनी है। तो कल इंशाल्लाह मुलाकात करते हैं, अपना ख्याल रखिएगा, कल मिलते हैं, अल्लाह हाफिज।